इस वीडियो में हम कक्षा 7 की भूगोल की बुक हमारा पर्यावरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पर्यावरण। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण। जो हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्यों है? हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमें हवा मिल रही है। हम पीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, खाने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है और रहने के लिए हमको ज़मीन की ज़रूरत है। ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब पर्यावरण में परिवर्तन कौन करता है? मनुष्य करता है। कैसे? आपने देखा होगा, रोड में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं। गाड़ियाँ चलने से क्या होता है? बहुत सा जो वायु है ये प्रदूषित होती है, क्योंकि गाड़ियों से जब पेट्रोल जल रहा, डीजल जलता है तो बहुत सी हानिकारक गैसें बनती हैं। पानी को बर्तन में रखा जाता है और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कार, मिल, कारखाने और बर्तन का निर्माण किसने करा है? मनुष्य ने करा है। तो इस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। अब देखिए, पर्यावरण के क्या घटक हैं, इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। तो इसमें मुख्य है प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव इसके अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले इसमें देखिए प्राकृतिक घटक में क्या है। प्राकृतिक घटक में सबसे पहला है ये जैवमंडल, फिर है स्थलमंडल, वायुमंडल और ये जलमंडल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक के अंतर्गत क्या है? देखिए, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, इसी तरह से ये पार्क है, पुल, सड़क, स्मारक और बड़े उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। ये मानव निर्मित है, क्योंकि इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य के द्वारा हुआ है। और इसी तरह से मानव जो है ये वही पर्यावरण का घटक है। कैसे? देखो, एक मनुष्य है वो भी पर्यावरण का घटक है। परिवार है या पूरा समुदाय है, समाज है। धर्म, शैक्षिक, धार्मिक और साथ ही राजनीतिक स्थिति जो है ये मानव के अंतर्गत आती है और ये भी पर्यावरण का घटक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पर्यावरण के जो मुख्य घटक है कौन से हैं? प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और साथ ही मानव इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों तरह की परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की क्रियाओं के द्वारा या गतिविधि के द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। अब देखिए, इसमें ये एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के शब्द एनवायरोनेर के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो हम क्या कहते हैं? किसी भी जीव के चारों ओर का जो भी लोग हैं, जैविक पदार्थ हैं, अजैविक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, मानव निर्मित पदार्थ हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। अब देखिए, स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस और ऊपर की जो कठोर परत है इसको स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल में क्या होता है? चट्टानें खनिज पदार्थ से बनी है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है।
इसमें क्या आते हैं इसके अंतर्गत? पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो स्थल आकृतियाँ हैं महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखिए आगे को। अब देखिए हमारे चारों ओर के आसपास की जो स्थल है, ज़मीन है, इसका उपयोग कैसे हो रहा है? कहीं पे बिल्डिंग बनी है, कहीं पे सड़कें बनी हैं, कहीं जो है स्कूल की बिल्डिंगें बनी हैं, तो कहीं पे पुल बने हुए हैं, तो कहीं पार्क बने हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से अलग अलग उपयोग के लिए हो रहा है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे कौन कौन से स्रोत हैं? नदियों से जल मिलता है, झीलों से, समुद्र से, महासागर जो है ये जल के मुख्य स्रोत हैं। और जल सभी जीवित जो भी है उनके लिए आवश्यक है, या हम कह सकते हैं जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण के क्षेत्र दिखा रखा है। इसमें है वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, और ये जैवमंडल कहलाता है। तो इस तरह से ये पर्यावरण के मुख्य क्षेत्र हैं। अब देखिए वायुमंडल क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। ये चारों ओर हमारी पृथ्वी के वायु है, तो इसको बोला जाता है वायुमंडल। अब ये चारों ओर वायु क्यों रहती है? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? सब वस्तुओं को अपनी ओर को आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने के कारण वायु क्या होती है? पृथ्वी के चारों ओर बनी रहती है। या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। और क्या फ़ायदा है वायुमंडल का? ये जो सूरज से गर्मी आती है और जो हानिकारक किरणें आती हैं उसको रोकने का काम करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। इसमें क्या होता है? वायु में बहुत सी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें धूल भी होती है। कई तरह के गैसों के जो कण होते हैं ये इसमें होता है। जल वाष्प इसमें उपस्थित होती है। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होते रहता है। अब देखिए जैवमंडल क्या है? जैवमंडल से मतलब है पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का बहुत संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? देखिए पारितंत्र जो है वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निर्वास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है एक तालाब का पारितंत्र दिखा रखा है। तालाब के पारितंत्र में क्या क्या चीज़ें दिख रही? देखिए आपको पानी भी दिख रहा है, इसमें पानी में होने वाली छोटी छोटी वनस्पतियाँ दिख रही हैं, फूल दिख रहे हैं, इसमें पानी में रहने वाले जीव दिख रहे हैं। और साथ ही पानी में क्या होता है? पानी में क्योंकि बह के मिट्टी आती है, इसको सूरज से गर्मी भी मिल रही है, इसका एक निश्चित ताप भी होता है। तो ये सब चीज़ मिलकर क्या बनाती हैं? तालाब का पारितंत्र बनाती हैं, और ये सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ये पानी देखिए ये जीवों के उपयोग में आ रहा है, इनके पीने के लिए भी, इनका एक तरह से आवास भी है। पानी में होने वाले जो काई है या पौधे हैं ये क्या करती हैं? जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन क्या होती है? पानी में मिल जाती है, और ये ऑक्सीजन इन जीव जंतुओं को मिलती है। तो इस तरह से पर्यावरण क्या है या पारितंत्र क्या है? जो जीव जंतु एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं वो वहाँ के जैविक कारक और अजैविक कारक पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं,
इसी को पारितंत्र कहा जाता है। तो ये तो था तालाब का पारितंत्र। इसी तरह से जंगल का अलग पारितंत्र होता है। जंगल में आपने देखा होगा, जंगल में क्या होता है, घास होती है, वहाँ पे पेड़ होते हैं। तो ये घास और पेड़ को क्या कौन लेता है, जो छोटे जीव हैं, जैसे हिरन है या दूसरे तरह के जीव इसको खाते हैं। हिरन को कौन खाता है, बड़ा जीव खा लेता है, जैसे हिरन को शेर खा लेता है या चीता खा लेता है। तो ये, और हिरन क्या खा रहा है, घास खा रहा है। घास किस में हो रही है, मिट्टी में हो रही है। और घास के होने के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है। तो ये एक जंगल का पारितंत्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जीव जो अजैविक कारक है उस पर भी निर्भर है और जैविक कारक पर भी निर्भर करते हैं। तो देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। प्राय वो एक दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। जीवधारियों का जो आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अब देखिए, अधिक वर्षा वाले वन जो है, यह घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक अपना पारितंत्र हो सकता है। वहाँ पे अलग तरह के जीव होते हैं, अलग तरह की वनस्पति होती है और इस तरह से ये अलग अलग पारितंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, ये बातें कुछ याद करने की हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक होता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मान लीजिए आपके पास एक पेन एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, एक नया पेन, और दूसरे जो बच्चा है उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा है। अगर आप आपस में बदल लेते हो बिना पैसे के, एक दूसरे से आप इसको पेन दे देते हो, ये आपको 5 पेंसिल दे देता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय पद्धति कहेंगे। इसमें बिना पैसे के लेन देन से हम एक दूसरे से वस्तुएं बदल सकते हैं। अब है देखिए, मानवीय पर्यावरण। मनुष्य ने अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करके पर्यावरण में बहुत परिवर्तन ला दिया है। पहले से जो मानव था, आपने सुना होगा, वो प्रकृति के अनुरूप उसने अपने को बना लिया था। उसका जीवन सरल था, उसकी आवश्यकताएं सरल थी, वो उसकी आवश्यकताएं अपने आसपास के वातावरण से ही पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ते गई। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ते गई तो उसने क्या करा, पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। शुरू में उसने क्या करा, फसल उगाना सीखा, फिर पशुओं को पालने लगा और इस एक जगह में घर बनाकर रहने लगा। फिर पहियों का आविष्कार हुआ। आपको मालूम होगा, पहले लकड़ी के पहिए बने, फिर उसके बाद इस समय रबर के पहिए चलते हैं। तो आवश्यकता से क्या होता है और ज्ञान से मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन करता है। और उसने क्या करा, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते गई, एक जगह में वह रहने लगा, ज़्यादा अन्न उपजाया गया, उसके लिए खाद डाले गए, रासायनिक जो उर्वरक हैं वो डाले गए, और साथ ही वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, और साथ ही क्या हुआ, व्यापार शुरू हुआ, और साथ ही क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया, परिवहन तेज हुआ और गति से परिवहन जो है तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और तेजी से होने लगा, और आज कोई भी सूचना है हमें पूरे विश्व में तुरंत ही और उसी समय उपलब्ध हो जाए। आज मनुष्य अपने को पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल रहा, बल्कि पर्यावरण में चेंज कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हम क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला देते हैं, तो और हम अपने फ्रिज में ठंडी वस्तुएं रख सकते हैं, और साथ ही जो फ्रिज है इसमें हम आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने क्या करा, पर्यावरण को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो
हम क्या करते हैं, हीटर ऑन कर लेते हैं। हीटर ऑन करते ही क्या होता है, कमरा गर्म हो जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से मानव को पर्यावरण के जो है साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर मानव पर्यावरण में संतुलन बनाए रखेगा तो उससे क्या होगा, जो भी प्राकृतिक संसाधन है इनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।